नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का एक कह सकते हैं बहुत अलग नजरिया पेश करता है। हाँ। ये डॉक्टर शशि थरूर की काफी चर्चित किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसी का एक विस्तृत सारांश है ये। जी। और ये सारांश जो है ये मुख्य रूप से ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर जो असर पड़ा, खासकर उसका जो शोषण वाला पहलू था हाँ, शोषणकारी पहलू। और उसके जो दूरगामी प्रभाव हुए उस पर केंद्रित है। बिल्कुल। तो आज हमारी बातचीत का मकसद यही है कि इस सारांश के जो मुख्य तर्क हैं उनको समझें। मतलब ये किताब कैसे ब्रिटिश शासन को प्रगति या सभ्यता लाने वाला दौर नहीं मानती, हाँ। बल्कि उसे एक अंधकार युग के रूप में देखती है। तो चलिए खोलते हैं, इसकी पढ़ते हैं और देखते हैं ये सारांश क्या कहता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है, मुझे लगता है कि ये सारांश डॉक्टर थरूर के उस दृष्टिकोण को सामने लाता है जो ब्रिटिश राज को लेकर बनी बनाई जो धारणाएं हैं ना, या कई बार जो मिथक दोहराए जाते हैं, उनको सीधे तौर पर चुनौती देता है। सही। ये मतलब औपनिवेशिक इतिहास की जो एक पारंपरिक ब्रिटिश या पश्चिमी व्याख्या है, उससे हटकर एक मजबूत भारतीय नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देता है। अच्छा। ये इतिहास को सिर्फ जीतने वालों की कहानी के तौर पर नहीं देखता। सही बात है। तो सारांश की शुरुआती होती है एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली तर्क से। हाँ। कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत को, जिसे वो कहते थे कि सभ्य बना रहे हैं, हाँ, सिविलाइजिंग मिशन जिसे कहते थे, हाँ, उसके बजाय असल में विनाश, शोषण और एक गहरे अपमान का हाँ, एक लंबा अंधकारमय दौर शुरू किया। बिल्कुल। और इसी को थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार का युग कहते हैं। हाँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ना? बहुत बोल्ड है, और ये स्थापित मान्यताओं के बिल्कुल उलट जाता है। बिल्कुल। और इस किताब का जैसा सारांश में बताया गया है, एक मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ब्रिटिश शासन के पक्ष में जो अक्सर तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने भारत को एकजुट किया या आधुनिक बनाया, उनका खंडन करना है। अच्छा। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। ये औपनिवेशिक इतिहास की एक गंभीर और आलोचनात्मक, मतलब क्रिटिकल रीइंटरप्रिटेशन करने का प्रयास है। ये सवाल उठाता है स्थापित धारणाओं पर और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वाकई प्रगति थी? हाँ। और अगर थी भी तो किसके लिए थी और किस कीमत पर थी? सही कहा। कीमत की बात आई तो जब शोषण की बात आती है तो सारांश में कुछ आंकड़े हैं जो वाकई दिमाग सुन्न कर देते हैं। हाँ, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति निकाली। 45 ट्रिलियन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या सारांश इस पर कुछ और बताता है? ये कैसे आंका गया है ये? हाँ, सारांश में जिक्र है कि ये आंकड़ा अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक के शोध पर आधारित है। अच्छा, और ये सिर्फ मतलब सीधी लूट या टैक्स की बात नहीं कर रहा। इसमें वो शोषण भी शामिल है जो व्यापार प्रणाली के जरिए किया गया। समझिए, जहां भारत को अपनी चीजें कम दाम पर बेचनी पड़ती थी और ब्रिटिश माल ज्यादा दाम पर खरीदना पड़ता था। अच्छा, मतलब ट्रेड डेफिसिट एक तरह से। हाँ, एक तरह से। और इस रकम को समझने के लिए सोचिए, ये आज ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। बाप रे। तो ये सिर्फ पैसे निकालना नहीं था, ये भारत की आर्थिक कमर तोड़ने जैसा था, जिससे उभरने में हमें दशकों लग गए। $45 ट्रिलियन, ये वाकई चौंकाने वाला है। और ये सिर्फ पैसों की लूट तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारांश इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे भारत, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक था, हाँ, मतलब वैश्विक जीडीपी में लगभग 23-24% हिस्सा था हमारा, उसे ब्रिटिश राज के अंत तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना दिया गया। ये बदलाव कैसे हुआ? मतलब इतना बड़ा उलटफेर? सारांश बताता है कि ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी, कोई हादसा नहीं था ये। भारत का जो विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था उसे खत्म किया गया। हाँ, टेक्सटाइल्स। हाँ, मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय बुनकरों पर भारी टैक्स लगाए गए। यहाँ तक कि उनके हाथ काटने तक की बर्बरता की बातें भी इतिहास में दर्ज है। ये तो बहुत क्रूर है। बहुत। और पारंपरिक हस्तशिल्प, जहाज निर्माण जैसे दूसरे उद्योग, उनको भी जानबूझकर तबाह किया गया। अच्छा। कृषि को उसे नकदी फसलों की ओर मोड़ा गया, जैसे नील, कपास, जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल थीं। तो खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो गया होगा? बिल्कुल, खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ और इसी वजह से बार बार अकाल पड़े जिनमें लाखों लोग मारे गए। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति थी।
मकसद साफ था, भारत को ब्रिटेन पर निर्भर बनाना। यानी एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से। उसे कच्चे माल का सप्लायर और तैयार माल का खरीदार बना दिया गया। बिल्कुल सही। ये तो हुई आर्थिक मोर्चे की बात। इसके साथ ही जाहिर है राजनैतिक नियंत्रण भी उतना ही कठोर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। सारांश फूट दलों और राजकरों की नीति का भी जिक्र करता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश इस बात को रेखांकित करता है कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए समाज में जो अलग अलग दरारें थी ना, उनका बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने धार्मिक समूहों, हिंदू, मुसलमान, जातियों, रियासतों के बीच जो मतभेद थे, उनको हवा दी, उन्हें और गहरा किया। अच्छा। खासकर 1857 के विद्रोह के बाद तो ये नीति और भी खुलकर सामने आई। मकसद यही था कि भारतीय कभी एक साथ ना आ सकें, एकजुट होकर उनके शासन को चुनौती ना दे सकें। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं थी? नहीं, ये समाज के ताने बाने को ही कमजोर करने की कोशिश थी। और सिर्फ विभाजन ही नहीं, सारांश ये भी बताता है कि भारतीयों को अपने ही देश में मतलब सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस कराया गया। हाँ, दोयम दर्जे का। उन्हें क्लबों में, ट्रेनों के डिब्बों में, सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव झेलना पड़ता था। बिल्कुल। प्रशासन में ऊंचे पद उन्हें मिलते ही नहीं थे। अच्छा। और जब भी विरोध की आवाज उठी, जैसे 1857 की क्रांति, जैसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो उसे कुचलने में जो क्रूरता बरती गई, अभूतपूर्व। सारांश में उस दमन का भी जिक्र है। हाँ, जिक्र है। बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, अत्याचार हुए। ये दिखाता है कि वो सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो क्रूरता, वो दमन औपनिवेशिक शासन के चरित्र का एक अहम हिस्सा था। राजनीतिक नियंत्रण सिर्फ कानूनों या सेना के दम पर नहीं था, डर पर भी आधारित था। हाँ, डर और दमन पर भी टिका था। 1857 के बाद तो ये और साफ हो गया। और जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई वो भी अक्सर अंग्रेजों का ही पक्ष लेती थी। अच्छा। भारतीयों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल था, खासकर अगर मामला किसी अंग्रेज के खिलाफ हो। तो इस विभाजनकारी और दमनकारी नीति का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा और स्थायी, जिसके निशान हमें आजादी के बाद हुए बंटवारे और उसके बाद भी दिखते हैं। ये वाकई एक परेशान करने वाली तस्वीर है। लेकिन सारांश एक और गहरे पहलू की तरफ इशारा करता है, जो शायद आर्थिक और राजनीतिक शोषण से भी ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक था। हाँ। ये है सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी थोपने का प्रयास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत की जमीन और संसाधनों पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने भारतीयों के मन, उनकी सोच पर भी राज करने की कोशिश की। अच्छा। सारांश बताता है कि उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली, भाषाएं, साहित्य, इतिहास, इन सब को एक व्यवस्थित तरीके से कमतर बताया, पिछड़ा हुआ बताया। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। एक सोची समझी रणनीति थी ताकि भारतीय अपनी ही संस्कृति, अपनी ज्ञान परंपरा पर शर्मिंदा हो और अंग्रेजी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने लगे। मानसिक रूप से हराना एक तरह से। बिल्कुल। इसी संदर्भ में सारांश मैकॉले की प्रसिद्ध शिक्षा नीति का जिक्र करता है। हाँ, मैकॉले मिनट। जहां तक मुझे समझता हूं, इसका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन सोच, पसंद, मूल्यों में अंग्रेज हों। हाँ, बिल्कुल सही। ब्राउन साहेब बनाने की कोशिश। वही। मैकॉले का उद्देश्य साफ था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी शासकों और करोड़ों भारतीयों के बीच एक पुल का काम कर सके, दुभाषीय का काम करे, प्रशासन चलाने में मदद करे। लेकिन यहाँ विडंबना ये भी, जैसा सारांश इशारा करता है, कि इन अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को भी कभी अंग्रेजों के बराबर का दर्जा नहीं मिला। अच्छा।
उन्हें हमेशा नेटिव मतलब कमतर ही समझा गया। तो ये सीधे सीधे भारतीय आत्मसम्मान पर हमला था। हाँ, ये तो है। अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपने इतिहास को लेकर एक हीन भावना पैदा करना, ये मानसिक गुलामी थोपने का एक बहुत कारगर तरीका था। सही बात है। जब आप खुद को ही पिछड़ा मानने लगते हैं तो बाहरी शासन को स्वीकारना आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अच्छा, अब उन तर्कों पर आते हैं जो अक्सर ब्रिटिश शासन के बचाव में दिए जाते हैं। हाँ, वो तथाकथित उपहार। हाँ भाई, सारांश बताता है कि थरूर इन तथाकथित उपहारों जैसे रेलवे, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की नींव, इन पर भी सवाल उठाते हैं। आमतौर पर तो इन्हें भारत के आधुनिकीकरण में अंग्रेजों का योगदान माना जाता है। हाँ, माना जाता है। और यहीं पर सारांश एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि ये विकास किसके नजरिए से था और किसके फायदे के लिए था। पुस्तक का तर्क जैसा सारांश में दिया गया है वो ये है कि ये चीजें मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को साधने के लिए बनाई गई थी, भारत के भले के लिए नहीं। तो रेलवे का असली मकसद क्या था फिर, अगर भारतीयों का भला नहीं था तो? सारांश के अनुसार रेलवे का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल जैसे कपास, कोयला, अनाज तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उसे ब्रिटेन भेजा जा सके। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मकसद था सेना को देश के किसी भी कोने में जल्दी से जल्दी पहुंचाना, ताकि विद्रोह वगैरह दबाया जा सके। हाँ, किसी भी विद्रोह या असंतोष को आसानी से कुचला जा सके। ये बात सही है कि इससे भारतीयों को भी आने जाने में सुविधा हुई। हाँ, वो तो हुआ ही होगा। लेकिन वो इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, वो एक साइड इफेक्ट था कह सकते हैं। अच्छा। और साथ ही रेलवे ने ब्रिटेन में बने तैयार माल को भारत के दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद की। इससे क्या हुआ? स्थानीय उद्योगों को और नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हुआ। और कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव के बारे में क्या कहा गया? सारांश बताता है कि अंग्रेजों ने जो कानून व्यवस्था स्थापित की वो अक्सर भेदभावपूर्ण थी। अच्छा। उसका मुख्य काम ब्रिटिश राज को बनाए रखना और भारतीयों को नियंत्रण में रखना था। न्याय हमेशा निष्पक्ष नहीं होता था, जैसा मैंने पहले कहा, खासकर जब अंग्रेज और भारतीय आमने सामने हों। जहां तक लोकतंत्र की बात है, अंग्रेजों ने भारत में बहुत सीमित चुनावी प्रक्रियाएं शुरू की, लेकिन असली सत्ता वो हमेशा उनके अपने हाथ में ही रहे। तो ये कोई सच्ची डेमोक्रेसी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी भी भारतीयों को पूरा स्वशासन देने का इरादा नहीं दिखाया। जो भी थोड़े बहुत सुधार किए भी गए, वे अक्सर भारतीय राष्ट्रवादियों के बढ़ते दबाव के कारण किए गए, न कि उनकी अपनी उदारता की वजह से। इसलिए इन चीजों को उपहार कहना उनके पीछे के असली मकसद और भारत ने जो भारी कीमत चुकाई उसको नजरअंदाज करना है। ये विश्लेषण तो इन उपहारों को बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखा देता है। अच्छा, सारांश ये भी बताता है कि डॉक्टर थरूर अपने तर्कों को वजन देने के लिए अपने निजी अनुभवों का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सारांश में इस बात का जिक्र है कि थरूर अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर, खासकर संयुक्त राष्ट्र में, हाँ, यूएन में थे वो काफी समय, और बाद में एक सांसद और मंत्री के तौर पर जो उनके अनुभव रहे, उनका उपयोग करते हैं। अच्छा। इससे उनके विश्लेषण में एक व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जोड़ता है। वो सिर्फ एक इतिहासकार की तरह नहीं लिख रहे, वो शासन, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो पेचीदगियां हैं उनको समझते हैं। सही। और ये चीज उन्हें औपनिवेशिक नीतियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने में एक अनूठी अंतर्दृष्टि, एक यूनिक इंसाइट देती है। और ये भी जाहिर है कि सब सिर्फ राय या भावना पर आधारित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारांश इस बात पर जोर देता है कि पुस्तक में ऐतिहासिक तथ्यों, आंकड़ों, समकालीन दस्तावेजों और उद्धरणों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। निश्चित रूप से थरूर अपने तर्कों को पुख्ता करने के लिए बहुत व्यापक शोध और सबूत पेश करते हैं। ये उनके विश्लेषण को एक अकादमिक विश्वसनीयता देता है। सही। और इससे सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया होने से ऊपर उठाता है। ये दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना नहीं है, बल्कि एक सुविचारित और सबूतों पर आधारित तर्क प्रस्तुत करना है। ये इतिहास को शासितों के दृष्टिकोण से देखने और उसे तथ्यात्मक आधार पर पेश करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस के इस सारांश से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं?
मेरे ख्याल में सबसे पहली और अहम बात तो यही है कि ये सारांश ब्रिटिश राज को एक ऐसे अंधकार युग के रूप में पेश करता है जिसने भारत का अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण किया। दूसरी बात, ये उन दावों को चुनौती देता है कि अंग्रेजों ने भारत को सभ्य बनाया या उन्हें रेलवे और कानून व्यवस्था जैसे उपहार दिए। और दिखाता है कि इनके पीछे मुख्य रूप से औपनिवेशिक हित थे। सही। तीसरी बात, ये मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी के जो गहरे प्रभाव थे उनको उजागर करता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में ये इतिहास को एक वैकल्पिक, आलोचनात्मक और भारतीय दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता है। बिल्कुल। ये सारांश न केवल ब्रिटिश राज की एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इतिहास को कैसे लिखा और समझा जाता है। हाँ। और कैसे कुछ नैरेटिव, कुछ कहानियां हावी हो जाती हैं जबकि दूसरी हाशिए पर धकेल दी जाती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये वर्तमान को भी समझने में मदद करता है। कैसे? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि औपनिवेशिक मानसिकता के जो अवशेष हैं, चाहे वो हमारी संस्थाओं में हो, हमारी शिक्षा प्रणाली में हो या हमारी अपनी सोच में, वो आज भी कैसे मौजूद हो सकते हैं। ये सिर्फ इतिहास का पुनर्पाठ नहीं है, ये एक तरह से औपनिवेशीकरण मतलब डीकॉलोनाइजेशन की जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। अच्छा। ये समझने की कोशिश कि हम उस अतीत के बोझ से कैसे मुक्त हों और अपना भविष्य अपनी शर्तों पर कैसे गढ़ें। बहुत खूब। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच विचार कर सकें। हाँ। सारांश इस बात पर जोर देता है कि ब्रिटिश काल के कई निर्माण, चाहे वो रेलवे लाइन हो, प्रशासनिक ढांचा हो या कानूनी प्रणाली, मूल रूप से औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। जी। तो सवाल ये उठता है कि आजादी के 75 से ज्यादा सालों बाद क्या हमने इन विरासतों का, इन लेगेसीज का पर्याप्त मूल्यांकन किया है? अच्छा सवाल है। क्या हमने इन संरचनाओं और व्यवस्थाओं को अपनी वर्तमान जरूरतों, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के अनुरूप पूरी तरह से ढाल लिया है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज भी अनजाने में उन ढांचों को ढो रहे हैं जिनमें औपनिवेशिक अतीत की गूंज बाकी है? हाँ। और जो शायद हमारे पूर्ण विकास में कहीं ना कहीं बाधा बन रही हो। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, सोचने लायक बात है।